बीबीसी दुनिया में आज देखिए कोरोना के टीके का इंतजार कब तक। भारत समेत कई देशों में जारी है कोरोना वैक्सीन के ट्रायल, लेकिन आपको कब हासिल हो पाएगा वायरस से बचाव का टीका? एक डोज का क्या होगा दाम? कैसे तय होंगे प्राथमिकता वाले मरीजों के नाम? कवर स्टोरी में हर सवाल का जवाब। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में देंगे कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी, लेकिन पहले सुर्खियां। भारत में 24 घंटे में आए कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 45,720 मामले, 1,129 लोगों की मौत। अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। दिल्ली के बाद तमिलनाडु में खोला गया प्लाज्मा बैंक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ के पार, 6,24,000 से ज्यादा की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा 2021 से पहले वैक्सीन की उम्मीद नहीं। हांगकांग मुद्दे पर ब्रिटेन से तनातनी के बीच चीन ने कहा ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट की वैधता खत्म करने पर हो रहा है विचार। हांगकांग के कई नागरिक करते हैं इस पासपोर्ट का इस्तेमाल। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। भारत समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनने के लिए ट्रायल चल रहे हैं। वैक्सीन कब आएगी, ये सवाल जितना अहम है, लोगों की उतनी ही दिलचस्पी इस बात में भी है कि दुनिया के हर एक शख्स तक पहुंचेगी कैसे। आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। लॉकडाउन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और तमाम दूसरे उपायों के बावजूद कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या भारत में आज 12,38,635 तक पहुंच गई है। अब तक यहां 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक इस वायरस की वजह से 6,23,897 लोग मारे जा चुके हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1,52,50,804 हो गई है। और ये बढ़ते आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी है। भारत समेत दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं और कुछ देशों में ये ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच भी चुके हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 2021 तक वैक्सीन बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी कैसे? देखिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। रात दिन कोविड-19 के कहर से जूझते आम आदमी भी और हेल्थ वर्कर्स भी, अमीर गरीब कमजोर ताकतवर, सभी के मन में डर और संशय पैदा कर रखा है कोरोना वायरस ने। दिलों में एक उम्मीद भी है कि कभी तो मिलेगी इससे बचाव की वैक्सीन भी। हो सकता है हमारे यहाँ पर उस क्वालिटी की वैक्सीन न बने। इंडिया में अभी होलसेल वैक्सीन की ट्रायल चल रही है। दैट इज ए किल्ड होलसेल वैक्सीन। हमें बहुत कुछ चीजों का पता नहीं है। सपोज हमारी वैक्सीन अच्छी नहीं निकलती है, हमको कहीं और का वैक्सीन एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसमें हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि wherever the vaccine is available, it may not be accessible to other countries. ऐसा नहीं है कि महज वैक्सीन बन जाने से लोगों की मुश्किलें रातों रात खत्म हो जाएंगी। वैक्सीन बनने के बाद एक बड़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है उस वैक्सीन का आम आदमी तक पहुंचाया जाना। और उससे भी बड़ा एक बुनियादी सवाल है उस वैक्सीन के दाम का। सवाल यह भी है कि वैक्सीन इजाद करने वाले का उस पर कितना नियंत्रण होगा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वैक्सीन बनाने वाले को 14 साल तक डिजाइन और 20 साल तक पेटेंट का अधिकार मिलता है। उधर महामारी के प्रकोप को देखते हुए सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग का जरिया भी अपना सकती हैं ताकि कोई थर्ड पार्टी इसे बना सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपियन यूनियन ऐसे विकल्प भी ढूंढ रहे हैं जिससे पेटेंट लाइसेंसिंग का एक बैंक बनाकर वैक्सीन सभी देशों को दे दी जाए। अगर एक सुरक्षित और असरदार कोविड वैक्सीन का निर्माण हो जाता है तो साल 2021 के खत्म होते होते लोगों तक उसकी 2 अरब डोज पहुंचाने का इरादा है। इसमें से 50% उन देशों में पहुंचाई जाएंगी जो लो और मिडिल इनकम श्रेणी में आते हैं। पर जैसे जैसे इस वैक्सीन पर रिसर्च बढ़ रही है,
देशों को अपनी व्यवस्थाएं बेहतर बनानी होंगी ताकि दवा मिलते ही उसे लोगों तक पहुंचाने के कारगर तरीके पहले से तैयार हों। So should begin as soon as possible. एक तरफ जहां दवा कंपनियों और सरकारों में एक कारगर कोविड वैक्सीन बनाने की होड़ सी मची है, दूसरी तरफ बहस इस बात पर भी छिड़ी है कि बनने के बाद ये पहले किसे मिलेगी और किसे नहीं। जाहिर है मरीजों के बाद पहला हक हेल्थ वर्कर्स, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का रहेगा। लेकिन भारत जैसे देश में एक और मुश्किल है। I will be very afraid if I have a vaccine. अगर आज मेरे पास वैक्सीन हो तो मैं बहुत डर जाऊंगा और मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। हम लोगों को हमेशा समय लगता है किसी वैक्सीन को इंडिया में लोगों तक पहुंचाने में। हमारे यहाँ संघीय प्रणाली है और सभी राज्यों को इसकी जरूरत होगी। राज्यों के बीच में और उन लोगों के बीच जिन्हें ये वैक्सीन मिलेगी या नहीं, उनके बीच सामाजिक मनमुटाव भी हो सकता है। Upset and angry. वैक्सीन आएगी तो क्या होगा, इसका पता लगने के लिए वैक्सीन का आना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सरकारों, रिसर्च संगठनों और नामचीन फार्मा कंपनियों के बीच इस बात की सहमति बनना कि जान है तो जहान है। नितिन श्रीवास्तव, BBC। हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाने की चुनौती भी बड़ी है कि सरकार ने भी इसके लिए कोई तैयारियां की है। इस सवाल पर नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कुछ ये कहा। भारत सरकार किस तरीके से इसको किस तरह से सब नीडी जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचना है, उसको किस तरह से लिया जाएगा, इसकी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम अपनी तैयारी में कोई भी चूक नहीं रखेंगे कि इस वैक्सीन को अगर कोल्ड चेन से पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। ये अगर वैक्सीन अडल्ट्स में दिया जाना है, आज तक जो वैक्सीन है वो तो बच्चों को देते थे, 2.5 करोड़ बच्चों को दे जाते हैं 4-5 बारी फर्स्ट ईयर में। अब जब सबको देना है, पता नहीं 2 डोज भी देना पड़े और सब तक पहुंचना है, तो ये एक नया एक डायमेंशन है। ये पहले किसी ने ये डायमेंशन नहीं देखी इस प्लेनेट पे। देश को तो एक तरफ छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि देश इस तरह के मुहिम के काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बात की लीना मिंघाने से, जो MSF यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की दक्षिण एशिया की रीजनल मैनेजर हैं। लीना से उन्होंने पूछा कि भारत जैसे देश के लिए लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण है। अगर वैक्सीन पाई जाती है कि इफेक्टिव है, उस इफेक्टिव वैक्सीन के लिए सिर्फ हम उन लोगों को ना देखें जो क्लिनिकली वल्नरेबल हैं। अगर आप देखें एल्डरली हैं या किसी को डायबिटीज है, उनको भी देखें जो सोशली डिस्टेंस नहीं कर पा रहे, वो रास्ते में रहते हैं, वो माइग्रेंट्स हैं, वो रेफ्यूजीज हैं, तो उनको भी वैक्सीन प्राप्त कराना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मिसाल के तौर पर किसी एक बीमारी के लिए वैक्सीन बनती है, क्या इश्यूज क्या होते हैं और वो पहुंचती कैसे आखिर लोगों तक? वैक्सीन को एक टेम्परेचर पे आपको स्टोर करना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो आपकी हेल्थ सिस्टम कितना स्ट्रेंथेंड है वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। पर हमने ये देखा है कि नए वैक्सीन के साथ एक और मुद्दा जुड़ गया है, उनके जो दाम है और उनके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम पेटेंट कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। इंडिया में UIP के अंडर करीबन 20% बच्चों को वो निमोनिया की वैक्सीन मिलती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो वैक्सीन बहुत महंगी है। तो सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे आप रिच हो या गरीब हो या मिडिल क्लास हो, वो आपको हेल्थ सिस्टम में मिले और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मिले। फर्ज कीजिए किसी एक मुल्क में वैक्सीन डेवलप होती है, वो भारत तक पहुंचने में उस वैक्सीन के समय, प्राइसिंग, कॉस्ट में WHO का क्या रोल रहता है? अगर आप H1N1 फ्लू की बात करें, उसमें वैक्सीन जो डेवलप हुई, कुछ रिच कंट्रीज, वेल्दी कंट्रीज ने उसको पहले खरीद लिया। तो WHO जो है वो कह रहा है कि हमारे को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिससे सारे कंट्रीज को इक्वली ये वैक्सीन मिलना चाहिए। इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए क्यों कोरोना काल में सड़क पर उतरे इजराइल के लोग और लॉकडाउन में पाकिस्तान के सेक्स वर्कर्स की क्या है मुश्किलें। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। इसराइल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिससे सरकार को कोरोना वायरस को देखते हुए फिर से पाबंदी लगाने की नई शक्तियां मिल गई हैं, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। शुरू में तुरंत और सख्त कदम उठाने के लिए इसराइल की तारीफ हुई थी, मगर हाल के हफ्तों में यहां तेजी से मामले बढ़े हैं। यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता योलांड नेल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मामलों में उछाल और बेरोजगारी में बेतहाशा बढ़ोतरी की मार झेल रहे इसराइली अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सही ढंग से लॉकडाउन नहीं हटाया। प्रदर्शनकारियों में रेस्टोरेंट चलाने वाले एरेज भी शामिल हैं। कोई एजेंडा नहीं है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, चारों ओर अव्यवस्था है। हम यहाँ मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। रेस्टोरेंट, बार, नाइट लाइफ, पर्यटन, लाखों लोग यहाँ इसी पर निर्भर हैं और उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं। कोविड-19 के पहले आउटब्रेक के बाद सख्त लॉकडाउन और प्रभावी ट्रैकिंग के लिए इसराइल ने तारीफ बटोरी थी, मगर जैसे ही हालात काबू से बाहर हुए, प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू लोगों के निशाने पर आ गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर डेरा जमाकर उन पर दबाव बनाया हुआ है, मगर इस संकट से निपटने के तरीके को लेकर सिर्फ इस्राएली नेताओं को ही जनता के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ रहा। बस सब बंद कर दो, इसके अलावा सरकार बात ही नहीं करना चाहती। अगर सभी कर्मचारी भूखों मर जाएंगे तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास खाना है और उनके बच्चों की सही से देखभाल हो रही है। 30 साल तक शेफ के तौर पर काम कर चुके रजाई के पास आज काम नहीं है। मैं कर्ज में हूँ, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। मैं पैसे भी उधार नहीं ले सकता क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। मगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन जारी है। हाई स्कूल के रिजल्ट्स आने के बाद छात्रों ने पार्टियां की। प्रतिबंध के बावजूद ज्यादा मेहमानों के साथ शादियां हुई और गोलियां चलाकर जश्न मनाया गया। वेस्ट बैंक और इसराइल के नेता लोगों का भरोसा खो रहे हैं। इस वजह से इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए जरूरी कदमों का पालन करवाना मुश्किल होता जा रहा है और समाज में अशांति फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। खबर अब पाकिस्तान से। कोरोना काल में जब सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन जैसे शब्दों पर जोर दिया जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये शब्द मायने नहीं रखते। डर इन्हें भी लगता है, लेकिन गरीबी से लाचार पाकिस्तान की सेक्स वर्कर्स अपना काम करने के लिए मजबूर है। बीबीसी संवाददाता करीमुल इस्लाम के साथ उन्होंने अपना दर्द साझा किया। दुनिया का सबसे पुराना व्यापार भी कोरोना वायरस के असर से नहीं बचा है। हर बंदा आते वक्त डरता है कि हमें कोरोना ना हो जाए, और हम लोग भी बुलाते वक्त डरते हैं कि भाई ये पता नहीं इस बंदे को कोरोना है भी है या नहीं है। 100 बंदे के स्पैम आता है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच इनके पास काम की कमी हो गई है। पहले तो बिल्कुल नहीं था, पहले तो 2 महीने हम बिल्कुल बैठे रहे। हमारे तो खाने के लाले पड़ गए थे, हम क्या खाते क्या करते। इन महिलाओं का कहना है कि वो अपने काम के दौरान सावधानियां नहीं बरत पाती। जाहिर बात है, हमें तो कमाना है ना। अब हम अपना क्लाइंट तो कौन इन सब चीजों की वजह से नहीं खराब कर सकते। हम उसको मुंह पे तो मना नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं कर रहे, तुम जाओ यहाँ से। हालांकि कुछ सेक्स वर्कर्स अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की कोशिश करती हैं। जो हम देखते ना कि किसी को नज़ला है, जुकाम है, फिर उन लोगों से हम तो मिलते भी नहीं है। जो पता नहीं कि कोरोना वाला है या दूसरा है। हमने तो किसी को आज तक नहीं देखा कि कोई आके हमारे पास सैनिटाइजर लगा रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। मास्क पहनते हैं, वो भी मास्क उतार देते हैं। इन सेक्स वर्कर्स ने बेहतर भविष्य की उम्मीद छोड़ दी है। वायरस की वजह से कारोबार बेशक लग और खुल जाए, लेकिन वायरस की वजह से तो वो लोग कहीं नहीं जाएंगे ना। वो कहेगा हम घर वालों अपनी बीवी के साथ कर लें, बीवी तो सेफ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, घूर घूर के देख मत, ये इंडिया की फ्लोर है, बातें उसकी चलती जिसकी बाजू में। मिलेगा उस रैपर से जो गाने के जरिए उठा रहा है किसानों और गरीबों के मुद्दे। तो तुरंत मिलते हैं।
स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुया। कोरोना वायरस के बदलते हालात में कई मजदूर अपने गांव लौटने को मजबूर हुए। ओडिशा के रहने वाले दुलेश्वर भी उन्हीं में से एक है, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन में घर पर होने का इस्तेमाल अपने हुनर को लोगों के सामने लाने में किया। गांव में रहकर वो अपने रैप से धूम मचा रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट। घूर घूर के देख मत, ये इंडिया की फ्लोर है, बातें उसकी चलती जिसकी बाजुओं में जोर है। उड़ीसा के कालाहांडी का एक दलित मजदूर जो केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट है। गरीबी ने मजदूरी कराई, पर लॉकडाउन में मजदूरी भी चली गई। अब रैप के जरिए बन रहा है किसानों और मजदूरों की आवाज। स्विमिंग पूल में तैरने वालों, पिज्जा बर्गर खाने वालों, तुमको क्या पता ये भूख मरी क्या चीज है। तुम्हारे लिए तो गाड़ी मोटर बंगला ब्रीज है, पर हम तो रहते जंगल में ना, ओडिशा के डंगारों में, छत्तीसगढ़ की बस्तर में ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना यूपी और बिहार में ना। बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मेरे को रायपुर में टेबल साफ करने का काम मिलता था। मैं ज्यादातर वहां पर रोता था मैडम, क्योंकि मेरे घर वाले सब चाहते थे कि मैं नौकरी करूं कोई अच्छा सा। घर में सुविधाएं न सही, माँ के साथ गांव का कच्चा घर ही इनका स्टूडियो है। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आई एम ए रैपर। सब ऐसा ऑफर कि मतलब लड़कियों के ऊपर कमेंट्स मारना टाइप का गाना लिखो तो इतना ज्यादा पैसा देंगे बोल के बहुत सारा ऑफर्स आ चुका है। लेकिन ऐसा गाना अगर बनाना होता तो मैं 2 दिन में गाड़ी बंगला ये सब खरीद लूंगा। अब सोशल मीडिया पर दुले रैपर को बड़े गायकों से खूब तारीफ मिल रही है। हमर रियल लाइफ हीरो कैन डॉक्टर, हमर लागे सुपरस्टार कैन डॉक्टर, हमर जीवन के बचासी कैन डॉक्टर। मजदूरी और नौकरी छुट्टी पर रैपर बनने का सपना और सच बोलने का हौसला नहीं छूटा है। वंदना, बीबीसी दिल्ली। अगर खाना है तो किसान को। और चलते चलते आइलैंड के पेंटेड रॉक बीच की ये तस्वीरें। बीच के इन पत्थरों को एक लोकल आर्टिस्ट ने देश में लॉकडाउन शुरू होने के बाद रंगना शुरू किया था। वो हर दिन एक पत्थर घर ले जाती थी और अगले दिन उसे पेंट कर वापस रख देती थी। देखते ही देखते ये जगह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई और धीरे धीरे लोग भी उनके इस आर्ट वर्क से जुड़ते चले गए। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुया। आज के लिए बस इतना ही।